वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाजरीन, आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और आज हम बात करें ओरल कैंसर पर। जो मुंह का कैंसर जो है लोगों को हो जाता है, जिसकी वजह बनती है उनकी अपनी आदत, उनका अपना लाइफस्टाइल, जिसमें शामिल करते हैं वो पान, गुटखा, छालिया, जिसमें तंबाकू का इस्तेमाल है, नस्वार का इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग करते हैं और इस तरह के मुख्तलिफ नशे हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। और उसकी वजह से जो आपको कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती हैं, जो बीमारी आपको हो जाती है उस हवाले से डॉक्टर साहब ने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई भी और भी अवेयरनेस कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड की जा सके। डॉक्टर कैसर सजाद हमारे साथ मौजूद हैं, मेडिकल की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम। सर थैंक यू, आपने थोड़ा वक्त दिया हमें और हमारी रिक्वेस्ट पर। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ मैं एक और भी चीज़ जानना चाहूँगी कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो भी बहुत स्मोकिंग करते हैं। मैं जहाँ लेकर जाती हूँ वो डॉक्टर जो है वो पापा को एडमिट किया होता है, ख़ुद कॉरिडोर में जो है वो सिगरेट पी रहे होते हैं। कहते हैं मैं बहुत टेंशन में हूँ, इतना काम करना पड़ता है, तो ओवरकम करने के लिए स्मोकिंग करते हैं। क्या ख्याल है आपका ऐसे डॉक्टर्स के लिए? मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इसमें आवाम को जजमेंट करना चाहिए। हाँ। और मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसे डॉक्टर को नहीं दिखाता, नंबर एक बात। हाँ। क्योंकि देखिए लेकिन वो मेरे पापा के लिए बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो। तो अच्छे नहीं हुए ना फिर। अच्छा, अच्छे नहीं अगर अच्छे होते तो आप उनका जिक्र नहीं करती हैं। मैं उनका जिक्र नहीं करती। नहीं करती। अगर अच्छे होते तो आप उनका देखें, अच्छे लोगों का बुरे सेंस में हम देखें, हम अभी बात कर रहे हैं बुराई की। हाँ। लेकिन आपने डॉक्टर साहब का जिक्र इसलिए किया है कि वो बुरा काम कर रहे हैं। हाँ, तो अच्छे नहीं हुए फिर। नहीं, वो देखें, मैं इस चीज़ की कायल हूँ, मैं यहाँ मुकम्मल करती चलूँ। मैं कहती हूँ कि लोग बुरे नहीं होते, उनके फेल बुरे होते हैं। और अगर आप उस फेल की वजह से लोगों को बुरा कहा जाता है, ठीक है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि देखिए ये अगर मैं काम कर रहा हूँ, अब आपको मैं बताता हूँ, स्मोकिंग की बात है। स्मोकिंग एक्टिव स्मोकर होता है जो सिगरेट पी रहे हैं। मैं पी रहा हूँ सिगरेट, अब मैं पी रहा हूँ सिगरेट, तो आप लोग सिगरेट नहीं पीते हैं, लेकिन मेरी वजह से आप पैसिव स्मोकर बन रहे हैं, यानी कि आप भी सिगरेट पी रही हैं। ये जो कैमरामैन है ये भी पी रहे हैं अननेसेसरीली। मेरा काम है कि मैं काम गलत कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है ना सर, जो कुछ होगा मुझे होगा। लेकिन मेरा कोई अख्तियार नहीं है कि मेरी वजह से आप बीमार पड़े। हाँ। मेरे पास एक खातून आई थी जो कि उनको लेरिंजल कैंसर था, नरखरे का कैंसर था। अच्छा। और उनकी हिस्ट्री में ये था कि वो कभी सिगरेट या कभी भी एक फ्लैट में रहती हैं, लेकिन उनके जो हस्बैंड है वो भी सिगरेट नहीं पीते। अच्छा। लेकिन जब मैंने हिस्ट्री ली और जब मुझे पता लगा कि उनको कैंसर की वजह क्या हुई है नरखरे की, उसकी वजह ये हुई सॉरी कि उनके ससुर और उनका एक देवर वो सिगरेट पीता है। अच्छा। तो अब अगर वो जाके सामने नहीं पीता उनके साथ कमरे में या घर पे, लेकिन वो सब छुप के कॉरिडोर में, गैलरी में जाके सिगरेट पीते हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ कि सिर्फ गैलरी में पी के बात खत्म नहीं होती, उसका धुआं अंदर आता है और जिसको प्रॉब्लम होना होगा उसको होगा प्रॉब्लम। तो अब आप ये सोच लें कि लोग अपनी फैमिली को, बीवी बच्चों को गाड़ी में, एसी में गाड़ी में बैठा के और सिगरेट अंदर पी रहे होते हैं। तो आप ये सोच ले कितना खतरनाक है। डॉक्टर साहब एक कॉलर में शामिल कर लेती हूं, सऊदीया से हैं हमारे साथ रेहाना। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? सर मैं सऊदी अरब से बोल रही हूँ, तबूक से। जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप कॉल कर रही हैं और हमारा सलाम भी दीजिए। आपका प्रोग्राम देखती हूँ, बड़े शौक से देखती हूँ, आप बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रही हो। बहुत दिनों से मैं कॉल मिला रही हूँ, मगर फर्स्ट टाइम मेरी कॉल मिली, बहुत खुशी हो रही, बहुत देर से मैं होल्ड में थी। अच्छा जी, क्या सवाल करना चाहेंगी? हाँ सर, मैं ये प्लीज पूछा करी डॉक्टर साहब से कि मुझे ना 5-6 साल हो गए, ये ना मेरे मुंह का, मैं पता नहीं, ये जैसे मिर्चें लगती है ना, ऐसे जब खाना खाती है बहुत मिर्चें लगती है, रेडनेस हो जाती है। मैं पहले ना जैसे सौंफ खाती थी, सौंफ की वजह से पता नहीं ये कोई प्रॉब्लम हो गई है। मैं डॉक्टर साहब को या सबको दिखाया, काफी डॉक्टर साहब को दिखाया इधर सऊदी अरब में, तबूक में। कोई प्रॉब्लम कहते कोई नहीं है, मगर पता नहीं ये मिर्चें लगती है, रेडनेस हो जाती है। अब उन डॉक्टरों ने क्या कहा आपको? डॉक्टर ने मुझे ना कहा कि फोलिक एसिड ले, आयरन की प्रॉब्लम है, और ये आप ये सेंट्रम टैबलेट आती है आयरन की, वही दी है। अच्छा, नहीं, आप छालिया पान वगैरह खाती हैं? नहीं डॉक्टर साहब, मैं कुछ नहीं खाती। मैं सौंफ, मेरी आंखों की प्रॉब्लम थी, मुझे किसी सौंफ का बोला था, मैं सौंफ खाती थी।
ओके। अच्छा। तो इसकी और बहुत सारी वजह भी होती है। ठीक है, बहुत इलाज कराया डॉक्टर साहब, बहुत राइट, हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, इनके ही सवाल को थोड़ा सा और आगे करके ताकि आप उस पर तबसरा कर सकें कि अक्सर स्टमक प्रॉब्लम की वजह से भी आपके मुंह में छाले या ज़बान का टेस्ट ख़राब हो जाता है, या जिस तरह इन्होंने कहा कि बहुत मिर्चें लगती हैं, नमनेस होने लगती है, तो इसमें अगर आपका स्टमक डिस्टर्ब हो तो भी ऐसा होता है डॉक्टर? जी, इसमें जो लगती है ना वो स्टमक में तो नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर है, अल्सर आपने जैसे बताया कि अल्सर मुंह में आते हैं अगर पेट आपका ख़राब रहे तो हाजमा ख़राब रहे। लेकिन एक और लीकोप्लेकिक है बीमारी है, और दूसरी बीमारियां हैं जिसमें कि उनको मिर्ची लगती है, और उसका भी यही है कि उसको आपको लॉन्ग टर्म इलाज करना पड़ता है। जैसे कुछ दवाइयों का इन्होंने नाम लिया, तो ये आप लेते रहेंगे और रेगुलर बेसिस पे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप लॉन्ग ड्यूरेशन थेरेपी होती है उसकी, दवा लंबे अरसे तक लेना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ होता है कि हम लोग बड़े शॉर्टकट हो गए, तो हम एक हफ्ते 2 हफ्ते के बाद हम कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये थोड़ा सा रवैया चेंज करेंगे, और दवाइयाँ जब तक डॉक्टर कह रहे हैं आप खाते रहे, तो वो बीमारी थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि बहुत प्रॉब्लम करती है, और वो नुकसान ज़्यादा नहीं करती। अच्छा। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें, मुंह का जलना, और तो अब इनको क्या फॉलिक एसिड तो मेरे ख्याल में जो डॉक्टर साहब जो कर रहे हैं, हाँ। अब टेलीविजन पे नाम बताना तो सही नहीं है, फॉलिक एसिड तो जेनरिक नेम है, आप इसको बिल्कुल कंटिन्यू करें। लेकिन ये कि अपने खाने की जो हैबिट है उसमें आप प्रॉपर ग़िज़ा खाइए, जिसमें फ्रूट्स है, दूध है, मिल्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जो हमारे ईस्टर्न खाना है वो खाएं। ये बर्गर, पिज़्ज़ा और ये सारी चीज़ें, जंक फूड, ये बहुत ख़तरनाक है, इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक, किसी किस्म की जो इस तरह की कोल्ड ड्रिंक मार्केट में, ये सारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो हमें अपना लाइफ स्टाइल और ग़िज़ा, न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपर करेंगे तो इस तरह की चीज़ें। अच्छा डॉक्टर साहब, इस बात में कितनी सदाकत है कि ये जिस तरह हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम छालिया की बात कर लें या स्मोकिंग की बात कर लें, कहते हैं ये चीज़ ये आपके खून को चूसती है ये चीज़। और कुछ लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट है कि भूख ना लगे, भूख को भी आपकी मारती है ये, तो लोग इसलिए भी इस चीज़ की तरफ आते हैं कि अच्छा हम डाइट करेंगे और हम जो है वो अपने वेट को कंट्रोल कर सकेंगे, तो वो इस चीज़ का सहारा लेते हैं। क्या ये मुनासिब? देखिए, किसी चीज़ का भी सहारा लेना तो गलत है। बिल्कुल, आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए हर चीज़ का। किसी चीज़ पे भी आप डिपेंड करते हैं तो आपके लिए गलत हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि जो आप कह रही हैं ना कि ये जो आपका सवाल अभी क्या था कि वो उसके ये सोचते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो शायद हम वेट लॉस कर सकेंगे। ये बहुत बड़ी ये देखें, ये बहुत बड़ी एक खराबी होती है, क्योंकि कुदरत का जो सिस्टम है उसको आप डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये खून में ज़रूर निकोटीन खासकर ये जाती है, या जो भी आप लेते हैं, छालिया का जूस जो है, छालिया का जो जूस है वो जो है वो कैंसर प्रोड्यूस करता है। अच्छा। इसी तरह से निकोटीन जो है, और टोबैको है, टोबैको खासकर वो ब्लड में जाता है तो वो डिमांड करता है, जब आप उसके आदी हो जाते हैं तो वो ब्लड आपको डिमांड करता है कि मुझे वो चीज़ चाहिए, तो फिर आप पागल हो जाते हैं कि ये वो चाहिए। जिस तरह से हीरोइन और चर्च के एडिक्ट हो जाते हैं, इसी तरह से टोबैको के लोग आदी हो जाते हैं। अब एक तरीक़ेकार देखिए, सिगरेट तो पी लेता, लेकिन अब एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, जो जिसका हमने जिक्र शुरू में किया था, शीशा। ये एक ऐसा मॉडर्न चीज़ है, इससे ये ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है, लोग समझते हैं ये तफरी है। अब रेस्टोरेंट में जाएं रात को खाने पे, तो अक्सर वो जो ऑर्डर देते हैं तो तकरीबन आधा घंटा 45 मिनट बाद वो सर्व होता है खाना, ठीक है। इस दौरान होटल वालों ने भी एक अपना सिस्टम बनाया है कि वो 700-800 में वो आपको लाके हुक्का दे देते हैं, शीशा दे देते हैं, मॉडर्न शीशा, और कहते हैं भाई जब तक उसमें से फ्लेवर्ड शीशा, एप्पल का मतलब सेब का फ्लेवर आ रहा है, ये सब चीज़ें फ्लेवर आ रहे हैं, आप मज़े कर रहे हैं। फिर कलर है, कलर से धुआं निकल रहा है तो लाल, पीला, हरा, उससे आपको मज़ा आ रहा है, यानी आप मज़े में बीमार हो रहे हैं। अगर आपके तवज्जुह से लोगों को मैं बताता हूँ, सिर्फ तकलीफ ये करें कि जो हुक्के के अंदर, जो शीशे के अंदर जो चीज़ डली है उसका पैकेट देख ले, उस पर लिखा हुआ है 60% फ्लेवर्ड एंड 40%। और बुजुर्ग लोग जो है पान और उगलदान और पानदान हुआ करता था, ठीक है, लेकिन वो बहुत बूढ़ी बूढ़ी खवातीन जो खाती थी, बड़े तरीके से तमीज़ से खाती थी, आपको पता नहीं लगता था कि इनके मुंह में कोई पान होता था। और उस ज़माने में जो बच्चे अगर खाते थे तो बहुत बुरा समझा जाता था कि फलां का बेटा वो खाता है। लेकिन अब नाउ द सिनेरियो हैज़ बीन चेंज्ड टोटली। अब अगर
अगर किसी बच्चे का बाप खा रहा होता है छालिया मुंह में तो वो उसको बुरा समझते हैं कि अरे फलां के अब्बू छालिया खा रहे थे, लेकिन बच्चा खा रहा है या आप देखें शादी ब्याह में दिया जाता है। अब इतनी गलत बातें हो रही है कि अब तो शादी ब्याह में छालिया डिस्ट्रीब्यूट होती है, छालिया पान के स्टॉल्स लगते हैं कि जब आप खाना खा के बाहर जा रहे होते तो स्टॉल्स पान छालिया खाते हैं। तो ये इतनी खतरनाक बात है कि छालिया से बच्चे फौरी तौर पे मौत भी वाक़या हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं क्योंकि मुझे अब इसको वाइंड अप करना है, मैं लास्टली आपसे जानना चाहूँगी आपका कि जो है वो आप मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट सेक्टर पर अब डेफिनेटली आपकी भी उनके साथ सिटिंग्स हुई होंगी, क्या कुछ सोच है कि इस चीज़ को बंद किया जाए, उनको जो है वो कटहरे में लाया जाए, उन लोगों को जो खुलेआम इन चीज़ों, जब एक्सेस नहीं होगा तो लोग फिर नहीं खरीदेंगे, क्या करें? देखिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत अपने लेवल पे करती तो है, बात सारी ये होती है कि मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ आपने बात की है ना, कानून हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, कानून की आपने बात की, बहुत सारे कानून हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वो है इम्प्लीमेंटेशन का। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हमारे यहाँ कानून पे अमल दरामद नहीं होता है, और कानून पे अमल दरामद उस पे होता है जो बेचारा छोटा आदमी होता है, गरीब होता है, जिसकी कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन उस पर नहीं होता है जो कि पहले अपना नाम बताता है तो कहता सर जाए आप। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये बुराई बैठती है, एक बात। दूसरी बात ये कि बहुत सी जगहों पे लोकल तरीके से बैन किया जाता है, फिर शुरू हो जाता है, बैन किया जाता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि हुकूमत बहुत कुछ कर सकती है, असेंबली इसे पास करा सकती है, पाबंदी लगा सकती है, दरामद पे पाबंदी लगा सकती है कि छालिया की दरामद पे, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे यहाँ नहीं उगता है तो उसको बाहर से मंगवाए नहीं तो ख़त्म हो जाएगी बात। लेकिन ये तमाम बातें तो हम किसी और को कह रहे हैं। देखिए मैं जो चीज़ मेरे पास है मुझे तो वो करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जी एक आदमी अपना रोज़गार चला रहा है, उसकी तो रोज़गार चल रहा है भाई, छालिया गुटखा बेचने से, या जो उसकी तो रोज़गार चल रही है, ठीक है, लेकिन अगर हम क्यों उसको खाते हैं, पहले हमें सोचना पड़ेगा, हम आवाम को सोचना पड़ेगा कि ये है। फिर जो जिम्मेदारी जिन सरकार की बनती उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, हम आवाम की जो जिम्मेदारी हमें अपनी जिम्मेदारी डेफिनेटली। लेकिन जिस तरह आपने कैटेगराइज किया था ना लोगों को, कुछ कमज़ोर सोच के लोग होते हैं, कुछ बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसी तरह उन तमाम को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत को ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना ही पड़ेगा अपनी आने वाली नस्ल के लिए, अपने आने वाले नौनिहालों के लिए, कि इन तमाम चीज़ों को जो है वो बैन किया जाए। डॉक्टर साहब एक और सवाल है मेरा आपसे कि ख़वातीन के लिए अलग जो है वो सिगरेट्स बनाई जाती हैं, वो पतली पतली सी, और कहा जाता है कि ये वुमेन सिगरेट हैं, तो मतलब वो नुकसानदेह नहीं है, वो ख़वातीन इस्तेमाल कर सकती हैं, बड़ा आसानी से कहा जाता है कि वो तो फ्लेवर है उसमें, तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए मैं ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, टोबैको जिस चीज़ में है वो नुकसान है, चाहे वो थोड़ी है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो तो थोड़ा है, चाहे वो लोग ये एक एक्सक्यूज़ देते हैं कि नहीं मैं तो बहुत आला किस्म की सिगरेट बाहर से मंगवा के पीती हूँ, या मैं सिगार पीता हूँ, या मैं क्या कहते हैं वो पाइप पीता हूँ, तो वो तो बड़े आला किस्म का तंबाकू है वो। नंबर एक। नंबर दो बात ये कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि जी वो तो फिल्टर हो जाता है, जी मैं तो फिल्टर वाला सिगरेट पीता हूँ, ये बिल्कुल गलत है। वो नुकसान कुछ कम करेगा लेकिन करता वो भी है, बिल्कुल करता है, 100% करता है। इसी तरह से कुछ कॉन्सेप्ट है कि लोग कहते हैं कि जी हुक्का है, ये तो शीशा तो हुक्का है, वो तो पानी से होके जाता है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो पानी से प्यूरिफाई हो जाती है और वो उसका कोई नुकसान नहीं। तो बड़े गांव में पहले पिया नहीं करते थे? बिल्कुल पीते थे, बीमार भी होते थे, कैंसर भी होता था, लेकिन उस जमाने में बाद बीमारियों का पता नहीं था, पता नहीं चलता था। बाद पहले तो आपको शुगर का नहीं पता लगता था, पहले जमाने में जो डॉक्टर होते थे वो मरीज को कहते थे जाए आप यूरिन पास करके आए बाहर, थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर साहब उठ के जाते थे, देखते थे वहाँ उनके उस एरिया में चूटी तो नहीं आ गई है, तो ये पता करते थे कि हाँ भाई आपको शुगर है, ठीक है। अच्छा। तो ये मैं कह रहा हूँ कि पहले आहिस्ता आहिस्ता फिर पता चला ये टेस्ट होगा, आपके जी यूरिन में शुगर है, फिर उसके बाद ब्लड का टेस्ट शुरू हो गया, फिर फास्टिंग शुरू हुई, रैंडम शुरू हुआ, फिर अब आप ऐसा टेस्ट कर लेते हैं कि आपको पता चल जाता है कि पिछले 6 महीने में आपका शुगर का क्या लेवल था। तो अब आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें हो रही है ना, लेकिन ज़रूर प्रॉब्लम होती थी, कैंसर उस टाइम भी होता था, लेकिन लोग कहते थे पता नहीं अल्लाह अल्लाह तौबा तौबा क्या बीमारी हो गई है, अच्छा मर गए, अचानक से मर गए। तो ये चीज़ें जो हमेशा होती है, लेकिन हमें रियलाइज़ करना है कि जो चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है वो नुकसानदेह है, चाहे वो थोड़ा खाएं, जहर आप थोड़ा खाएं,
या ज़्यादा खाएं नुकसानदेह साबित होगा आपके लिए। तो ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करें। मैं समझता हूँ कि आपको, चूँकि मुझे जाना है, बहुत देर हो गई है मुझे, तो मैं आखिर में ये ज़रूर समझूंगा कि आपके व्यूवर्स को मैसेज दूँ कि देखिए कुछ भी नहीं है, एक फार्मूला है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप इलाज ना करवाएं, आप एहतियात करवाएं। आप ये ना सोचें कि मुझे एक प्रॉब्लम हो गई है, मुझे मलेरिया हो रहा है, मुझे डेंगू हो रहा है, उसकी वजह क्या है। हाँ। सरकार भी सोचे कि मच्छर का खात्मा करें, हाँ। तो ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, उसके लिए पैसे रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे घर में मच्छर है और उसका तदारुक नहीं करेंगे, तो रूट कॉज को किल करना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, और इस वादे के साथ कि आप दोबारा फिर आएंगे इंशाल्लाह, जरूर। और बहुत सारा आपने टाइम दिया, वंस अगेन थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ एक ब्रेक लूंगी और मिलूंगी आपसे एक ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और हंसते मुस्कुराते हैं। आज हमने कोशिश ये की कि वो लोग जो अपने लाइफस्टाइल में पान, गुटखा, छालिया, टोबैको, नस्वार, इन तमाम चीज़ों के आदी हो चुके हैं, वो किस तरह अपनी आदतों को तर्क कर सकते हैं, इनको छोड़ सकते हैं। और हाँ, वो लोग जो इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होंगे, उसमें एक बहुत बड़ा तबका, मेरा दिल ये कहता है, मुझे यकीन है इस बात का, कि वो ये ख्वाहिश रखते होंगे, वो ये ज़रूर चाहते होंगे कि कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसी टिप मिल जाए कि हम इसको छोड़ सकें। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें बताई कि किस तरह हम अवेयर हो सकते हैं, किस तरह हम बच सकते हैं। अब मैं और आप बात करेंगे और बड़ी आम सी बातें होंगी जो नॉर्मली हम सोचते भी हैं, लेकिन अक्सर जो चीज़ हम सोचते हैं उस पर हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, और जो हम कहते हैं उसको हम समझना नहीं चाहते। इन ये जो फ़र्क है ना हमारी सोच और हमारे फेल का, इस पर आज हम बात करेंगे कि हो किस तरह सकता है। मेरी और मेरी टीम की आज बड़ी ये ख्वाहिश थी कि हम आज जो प्रोग्राम करें उसका फ़ायदा आप लोगों को इस तरह से हो कि आप लोग अपनी इन आदतों को छोड़ दें और एक अच्छी और हेल्दी लाइफ गुजार सकें। मेरी आप लोगों से कोई रिश्तेदारी नहीं, मेरा आपसे ये ताल्लुक़ है कि मैं रोज़ सुबह उठकर आती हूँ और आप लोगों के साथ यहाँ बैठकर जो है वो बातें करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अच्छी बात आपके साथ की जा सके। हम हंसते भी हैं साथ, हम रोते भी हैं जब हमारे मुल्क के हालात ख़राब हो जाते हैं, कोई परेशानी होती है, तो यकीनन ये भी तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं इस तरह की कोशिश करूँ आप लोगों के लिए कि अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसको पॉइंट आउट किया जा सके और हम सब मिलकर जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सबसे पहला पॉइंट जो रेस किया गया कि छालिया बाहर से आती है, उसे यहाँ लाया जाता है और उसके बाद जो है वो फंगस लगी हुई छालिया उसको मुख्तलिफ पैकिंग में, पैकेट्स में जो है पैक करके और वो मार्केट में जो है फिर उसको सर्कुलेट किया जाता है। एक ज़िम्मेदारी डेफिनेटली गवर्नमेंट की बनती है कि उसे इसकी रोकथाम करनी चाहिए, उसको बैन लगाना चाहिए, लोगों को सज़ाएं देनी चाहिए, लोगों को अरेस्ट करना चाहिए जो ये काम कर रहा है, क्योंकि अब वो वक्त है कि हमें लोगों को इबरत का निशान बनाना पड़ेगा। जब तक हम लोगों को सज़ाएं नहीं देंगे, हम उनको इबरत नहीं देंगे, जो भी गलत काम करता है आप उसको कानूनी तौर, जो कानून कहता है उस हिसाब से आप उसको जो है उसको सज़ा दें, उसको कटहरे में लेकर आएँ, जो कानून मौजूद है उस पर इम्प्लीमेंट करें, तो आई थिंक हम बहुत सारी प्रॉब्लम जो है उसका सल्यूशन कर सकते हैं। पहली बात तो ये जो गवर्नमेंट करेगी। लेकिन अगर मैं एक आम बात करूं जो मैं और आप कर सकते हैं वो ये है कि हम अपने पर्सनल लेवल पर किस तरह इन तमाम चीज़ों जो आदतें हैं उनको हम ख़त्म कर सकें। कहने को बड़ी छोटी सी बात है कि यार कोई बात नहीं, बस एक आदत है, बच्चे की आदत है कि वो कभी कभी जो है वो स्मोकिंग कर लेता है या कभी कभी छालिया खा लेता है या पान खा लेता है, लेकिन अक्सर ये छोटी छोटी सी जो हैबिट्स होती हैं वो आपकी ज़िंदगी में इतनी पुख्ता हो जाती हैं कि वो आगे जाकर आपकी ज़िंदगी के मयार तक को ख़राब कर देती हैं। तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि 2-3 चीज़ें हैं जिनको आप, जिन तरीक़ों से आप इसे छोड़ सकते हैं। पहला तरीका क्या, वो ये कि आप सोच लें, बस आपने सोचा है, जैसे हम रोज़ा रखते हैं ना कि हमने रोज़ा रखा है कि आज जो है वो पूरा जो आपका रोज़े का जो टाइम होता है आप रब की रज़ा के लिए, रोज़े के प्रोटोकॉल्स को पूरा करने के लिए आप सिगरेट नहीं पीते, आप किसी ना किसी तरह का नशा नहीं करते, आपको इतनी प्यास लग रही होती है लेकिन आप पानी नहीं पीते, आप कहते हैं कि नहीं मैं इस रोज़े को निभाऊंगा,
तो ये सोचें ना कि जब हम इफ्तार कर लेते हैं उसके बाद भी आप ये सोचें कि मेरा जो है ना वो स्मोकिंग का या जो भी मैं नशा करता हूँ उसका मेरा रोज़ा है और मैंने उसे हाथ नहीं लगाना। तो ये जो आपका जो दिमाग है ना, ये इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि ये आपके तमाम जो आपके फेल हैं, जो आपकी बॉडी है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो क्यों ना जब दिमाग हमें कंट्रोल करता है तो हम इसे कंट्रोल कर लें और हम वो तमाम चीज़ें उससे करवाएं जो हम करना चाहते हैं। आज मैं फिर बार बार इस बात का जिक्र कर रही हूँ कि वो तमाम लोग जिस तरह की किसी भी एक्टिविटी में हैं, आज वो अहद कर लें कि मैंने इन तमाम चीज़ों को तर्क करना है। और जो वादा आप ख़ुद से करते हैं ना, और जब रब से मदद मांगते हैं तो वो वादे ज़रूर वफ़ा होते हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मिसेस सूफी मोहम्मद साक्षा रावलपिंडी। कैसी हैं आप मिसेस सूफी? बिल्कुल बेटा, अपने पाक रब का शुक्र है। बड़ी अच्छी आपने बात की है, बड़ा अच्छा टॉपिक है बेटा। बहुत बड़ा हमारे माशरे का ये एक कहते हैं ना कि बहुत बड़ा अलमिया है और इसमें कोई शक नहीं है। व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और बेटा हम्बल ओपिनियन तो यही है कि जब भी कुछ भी काम करने के लिए एहसास जिम्मेदारी और एहसास नदामत, जब ये दो चीजें उजागर होती हैं इंसान के दिल में, तब जाकर उसके अमल में तब्दीली आती है। अभी आपने एक बात की बेटा कि जब तक हम उनको इबरत का निशान नहीं बनाएंगे, आप बिल्कुल सही कह रही हैं बेटा, लेकिन हमारा परसेप्शन थोड़ा सा आपसे डिफरेंट है। उसकी वजह यह है बेटा कि एहसास जिम्मेदारी और एहसास निदामत पैदा करने के लिए पहले आपको उन तमाम चीज़ों को सोसाइटी में प्रोवाइड करना होता है, माशरे में आपको इस्लाह का मौका देना होता है। इबरत का निशान बनाना या सजाएं देना उसकी अहमियत से इनकार नहीं, लेकिन ये लास्ट मरहला होता है। और आप देखें कि फतह मक्का के मौके पर कातलों को, डकैतों को, साजिश करने वालों को, गुनाहगारों को इबरत का निशान बनाया जा सकता था, लेकिन रहमतुल्लिल आलमीन ने इस्लाह का मौका दिया, पहले माफी दी और उसके बाद एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है बेटा। एक थोड़ी सी बात सुने। एक सवाल मैं आपको बताऊं, मैं जिस शहर में रहती हूँ, कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, 70% रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है। यहाँ हर आपको एरिया में कैफ़ेज़ मिलेंगे, शीशा बार मिलेंगे, उन्हें बंद किया जाता है, उनको सील किया जाता है, वो 2 दिन बाद फिर खुल जाते हैं, फिर उन्हें बंद किया जाता है, वो फिर खुल जाते हैं। मतलब कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है। उसकी वजह ये है लोगों को सजा मिलनी चाहिए जब उनको बार बार माफी दी जाती है, उनकी जमानतें होती हैं, उसके बाद फिर वो नन्हे बच्चों की जानों से खेलते हैं और वहाँ पर ना सिर्फ शीशा बल्कि पता नहीं क्या कुछ हो रहा होता है जो बेटा उनको इस्लाह का मौका नहीं दिया जाता, उनको इस्लाह का मौका नहीं दिया जाता, उनको माफी नहीं दी जाती, उनसे पैसे खाकर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। ये आपका असल मसला करप्शन है, क्योंकि आपके जब बेटा माशरे में 70% लोग बेहिसी और मफाद परस्ती में मुलव्विस हो जाए तो वहाँ पर ना कानून होता है, ना कानून नाफिज करने वाले, क्योंकि इन चीजों पर अमल दरामद करने वाले हम सब खुद हैं। आपका भाई, बाप, बेटा या डॉक्टर है या पुलिस ऑफिसर है या फौज में है। बात यह है कि जब आप अपनी एग्जाम्पल्स के जरिए पेरेंट्स अपने बच्चों को डांट कर, मार कर सीधा नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो खुद शराफत का पैकर होंगे तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो आपको फॉलो करें, बिकॉज एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बेटा कुरान पाक की आयत पे बात खत्म करूंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने फरमाया कि ए मेरे हबीब, हमने तमाम अंबिया के लिए ऐसे ही दुश्मन बना दिए थे मुजरिम लोग, और आपका रब काफी है हिदायत देने को और मदद देने को, बशर्तिया के यू आर रेडी टू सेट गुड एग्जाम्पल्स। हमारे माशरे में गलत चीजों को फ्यूल अप करने के लिए हर चीज मौजूद है, चाहे आपका मौलवी है वो नफरतों को ऐड कर रहा है, चाहे सियासतदान है वो नफरतों का नारा लगा रहा है, हत्ता के वुकला बरादरी भी, अली कुर्द जैसे पढ़े लिखे लोग कहते हैं जो हम कर रहे हैं हम बिल्कुल सही है, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जब ऐसी सोच माशरे में आ जाती है तो फिर बेटा बेहतरी का जो रुझान है वो कम हो जाता है। सजाएं हर मसले का हल नहीं होती, लास्ट ऑप्शन होती हैं। रब ताला कहता है मुझे तुम्हें सजाएं देकर क्या हासिल होगा, अपने मामलात दुरुस्त कर लो, एहसास नदामत और एहसास जिम्मेवारी पैदा करो। ये देर पा और दूर रस नताइज लेकर आता है, और इंसान में जब इस बुनियाद पर तब्दीली आती है तो फिर वो गलतियों से पलट कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बेटा। बहुत शुक्रिया। जब लोगों में एहसास खत्म हो जाए, एहसास नदामत खत्म हो जाए, उनको ये ना लगे कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, जो मेरा फेल है उससे लोगों की हक तलफी हो रही है, उनसे लोगों का नुकसान हो रहा है, तो यकीनन फिर कहीं ना कहीं जो है वो आपको थोड़ा सख्त होना पड़ता है। और लोगों के लिए जो है वो सजाएं और ये तमाम चीज़ें, फिर कानून मौजूद है और कानून की बालादस्ती जो है
वो जब तक कायम नहीं होती, एक मुआशरा जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। और जब सेहत की बात करते हैं तो किसी की भी मुआशरे की बेहतरी के लिए उसका तालीम का शोबा, उसका सेहत का शोबा, ये दो ऐसे मेन पिलर्स हैं कि अगर आपने इनको कमज़ोर, किसी भी मुआशरे में अगर आप इन दो पिलर्स को कमज़ोर कर देते हैं तो वो मुआशरा जो है वो तहस नहस हो जाता है। और हम जो हैं वो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम अपने आप को बेहतर करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा मुआशरा इस वक्त, हमारी सोसाइटी, हमारा मुल्क इतने मसाइल का शिकार हैं, फिर वो सियासी मसाइल हों, वो फिर मुआशरती मसाइल हों या दहशत गर्दी हो, इन तमाम चीज़ों के होते हुए भी हम अपने अंदर एक जंग लड़ रहे हैं। और वो ये है कि हम अपनी आदतों को, अपनी बुरी चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहते। जो दुनिया भर में हो रहा है वो तो है, उसका नुकसान तो आप भुगत ही रहे हैं, लेकिन कम से कम आप ख़ुद से तो मोहब्बत करें। एक बड़ी अच्छी बात जो जुनैद जमशेद साहब, बहुत बड़ा नाम है और बड़ी उनकी बातें बेहतरीन होती हैं जो लोग सुनते हैं और लोगों के दिलों पर असर भी करती हैं। उन्होंने हम एक बात कही थी, उनकी उसी बात को मैं आप लोगों के सामने कोट करूँगी। उन्होंने कहा कि इंसान को ना अपने आप को नॉकिंग करते रहना चाहिए। वो किस तरह, अगर मैंने आज कोई गलत काम किया है, लाइक मैंने सिगरेट पिया, जो मुझे पता है कि ये चीज़ गलत है, मैंने आज सिगरेट पी, मैं सोचूं कि ना आज मैंने ये काम किया है ना, ये काम गलत है, मैं कोशिश करूँगी मैं दोबारा ना करूँ। नेक्स्ट टाइम जब मैं वो काम करती हूँ मुझे फिर दोबारा अपने आप को दस्तक देनी है, अपने आप को नॉक करना है और कहना है नहीं नहीं ये चीज़ गलत है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। मतलब अपने फेल से जब मैं बार बार जब अपने आप को मैसेज दूंगी ना कि मैं इससे नफ़रत करती हूँ, ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो यकीनन ये मैं अपने आप को एक मोटिवेशन दूंगी कि नहीं ये आदत गलत है। एक बार, दो बार, तीन बार, ये जो एहसास निदामत है अपनी गलती का, जब मैं अपने अंदर इसको जगाती रहूँगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं अपनी उस गलत आदत को छोड़ दूँगी। इसी तरह मिसाल है कि अगर इन केस आप नमाज़ नहीं पढ़ते तो आप कहेंगे यार बुरी बात है, मुझे ना नमाज़ पढ़नी चाहिए। आज मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी, मैं सुबह उठ के ज़रूर नमाज़ पढ़ूंगा। आपने एक नमाज़ पढ़ी, आपने बाकी दो नमाज़ें छोड़ दी, तो आप फिर सोचेंगे कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है। तो आप अपने आप को बार बार सिखाएंगे, समझाएंगे। जो चीज़ गलत है उससे आप नफ़रत करेंगे और जो अच्छी चीज़ आप नहीं कर रहे उसके लिए आप अपने आप को उकसाएंगे कि ये काम जो है वो मुझे करना चाहिए, ये अच्छी आदत है, इससे मुझे अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करना चाहिए। ख़ुद से मोहब्बत करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हाँ इसमें एक बड़ी बारीक सी लाइन होती है कि आप अपनी ख़ुद से, लोग इतनी ज़्यादा ख़ुद पसंदी की तरफ चले जाते हैं या ख़ुद से इतनी मोहब्बत करने लग जाते हैं कि तमाम चीज़ें उनके लिए जो है वो बेज़रर सी हो जाती हैं। हर चीज़ के प्रोटोकॉल्स, हर चीज़ के तरीक़ाकार हमारा दीन हमें सिखाता है। हमारी जो एक मुकम्मल किताब है, जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है कुरान मजीद, उसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और उससे बढ़कर जिस तरह भी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम बेहतरीन मखलूक हैं रब की बनाई गई, तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि ये जो तमाम रब की तरफ से दी गई हमें हमारे जो आज़ा हैं, ये नेमतें हैं, इनका हमें जवाब भी देना है जाकर। और जब आप अपने तरीक़ेकार को बेहतर नहीं रखेंगे तो हम रब के आगे कैसे जवाब दे सकेंगे। एक बड़ा अच्छा सा किस्सा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हम कितना खौफ खाते हैं और कितना खौफ हमें खाना चाहिए। तो ये स्टोरी है एक बहुत अच्छी, मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक बुक के अंदर पढ़ी थी जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगी। शायद उससे मेरे और आपके जहनों के जो दरवाजे हैं वो खुल सकें। लेकिन एक ब्रेक, सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और आज मैं और आप अपने दिल की बात कर रहे हैं कि किस तरह हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। वो आदत जो हमारी ज़िंदगी पे मनफी असरात मुरतब करती हैं उनसे हम दूर हो जाएं, उनको हम तर्क कर दें और एक अच्छी, हेल्दी और खुशहाल जो ज़िंदगी है वो हम गुजार सकें। इस पर थोड़ी सी बात हो रही है, कुछ मैं थोड़ी बहुत जो मेरी कमसन राय है उसका इज़हार करती हूँ। और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी मेरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें और ज़रूर आइए, आप कॉल कीजिए, आज मैं और आप बात करेंगे। और आप बताइए कि ये जो हम बुरी आदत का शिकार हो जाते हैं या अगर हम हो गए हैं तो हम किस तरह बच सकते हैं। और आज मैं वेलकम करूंगी उन तमाम लोगों को जो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, जो इस तरफ आए, पान, छाल या गुटखा या और इस तरह की किसी भी आदत का शिकार हुए और उन्होंने उस आदत को तर्क किया और उसके बाद वो एक अच्छी और हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। जिस तरह अब्दुल गफ़ार साहब हमारे कॉलर थे,
जो हमारे रेगुलर कॉलर हैं वो प्रोग्राम का हिस्सा बने और उन्होंने कहा कि मैं पर डे 40 सिगरेट्स पिया करता था, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद जब मुझे ये लगा कि ये तो कितनी बड़ी नेमत है रब की, ये जो ज़िंदगी है ये मुझे वापस मिली है, तो अब मैं इसे ज़ाया नहीं करूँगा, इस नेमत को मैं बेहतर तरीके से एंजॉय करूँगा और इसका ख्याल रखूँगा। इसी हवाले से एक बड़ा खूबसूरत सा एक स्टोरी है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगी। आई रिमेंबर जब मैंने स्टार्ट में प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो मैं शुरू के दिनों में मैंने शायद इस चीज़ का जिक्र भी किया था कि जो कहते हैं ना कि ये जो हमारा वक्त है जो आज हम गुजार रहे हैं ये कितना कीमती है, इसको करते। तो एक बादशाह था, एक रियासत थी और उसका एक बादशाह था, और उस बादशाह ने एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे उसने सोचा और उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि कोई एक ऐसा जुमला कोई शख्स मेरे लिए कहे या मेरे लिए लिखे, और जब मैं उस जुमले को पढ़ूँ तो मेरी आँखों में आंसू आ जाएं, और अगर मैं खुश हूँ तो मेरी आँखों में आंसू आ जाएं, और अगर मैं गमज़दा हूँ तो उस जुमले को पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। कोई ऐसा जुमला जो है वो मैं सुनना चाहता हूँ। अब उसने ऐलान किया कि ना ऐसे लोगों को लाया जाए जो इस तरह का जुमला लिख सकते हैं। बड़े बड़े कलमदान आए, उस रियासत में जितने भी वो लोग थे जो समझते हैं कि हम बहुत बेहतर लिख सकते हैं या हमारा अक्ल शऊर बहुत ज़्यादा है, उन तमाम लोगों को बुलाया गया। रोज़ बैठक होती थी, बादशाह सलामत बैठते थे और वो ये ख्वाहिश करते थे कि कोई आएगा ऐसा शख्स और कोई एक जुमला ऐसा मुझे देगा कि अगर मैं हंस रहा हूँ, खुश हूँ और उस जुमले को पढ़ूँ तो मैं गमज़दा हो जाऊँ, और अगर मैं गमज़दा हूँ और मैं उस जुमले को पढ़ूँ तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट हो जाए। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरे, रोज़ कतारें लगती थी, रोज़ लोग आते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर बादशाह सलामत को जुमला पसंद आ गया तो जो है वो बड़े खुश होंगे और हमें इनामात से, हमें ज़ेवरात से जो है वो नवाजा जाएगा। बड़ी नशिस्तें चलती रहीं, बड़े लोग आए, दूसरी रियासतों से भी आए बादशाह सलामत से मिलने के लिए। फिर वहाँ एक गरीब सा आदमी जो है वो बादशाह सलामत के सामने हाज़िर हुआ, और हाज़िर होके ना उन्होंने एक कलम जो है, एक पेन जो है वो उन्होंने बादशाह सलामत के सामने पेश किया। तो बादशाह सलामत कहने लगे ये क्या है? तो उसने कहा कि उस पेन के ऊपर जो है वो एक कागज़ सा चिपका हुआ था जिस पर ये लिखा था कि ये वक्त फिर नहीं आएगा। ये पढ़ने के बाद बादशाह सलामत जो है वो एकदम से परेशान से हो गए। तो उन्होंने उस आदमी से कहा कि ये तुम मेरे साथ क्या मजाक कर रहे हो? तो उसने कहा कि ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। जब भी कभी आप गमज़दा हो तो आप ये जुमला जब सुनेंगे कि ये वक्त फिर नहीं आएगा तो आपके दिल को इत्मीनान होगा और आप ये कहेंगे कि हाँ ये गम टल जाएगा और अब खुशी आएगी। और जब आप खुशी में इस जुमले को पढ़ेंगे कि ये वक्त फिर नहीं आएगा तो आप एकदम से गमज़दा हो जाएंगे। तो ये वो एक ख़ास ऐसा जुमला था जिसे पढ़ने के बाद बादशाह सलामत बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे इनामात से नवाजा। तो मोरल ऑफ़ द स्टोरी ये थी कि जो भी वक्त आप गुजार रहे होते हैं वो आपके हाथों में होता है और उस वक्त ने पलट कर नहीं आना होता। इसलिए जो भी वक्त आपको रब की तरफ से नसीब हुआ है, जो रब की तरफ से नेमत के तौर पर आपको मिला है, उससे आप इतना बेहतर गुजारिए कि जब हम इस दुनिया से भी रुखसत हों तो हमारे जाने के बाद भी लोग हमारे नाम लेवा इस दुनिया में मौजूद हों और आखिरत में भी हैं। हम अपने किरदार की वजह से, अपने फ़ेल की वजह से, अपनी ज़बान की वजह से जो है वो सुरखरू हो सके। तो ये बड़ी कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं जो बड़े लोग जो हैं वो कह गए और उन पर अमल करना, उनको समझना, उन्हें सोचना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। क्या मैं और आप कभी ऐसा सोचते हैं कि बल्कि वक्त ही नहीं है ना, अब तो हम इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि काम भी करना है, फिर फ्रेंड्स को भी टाइम देना है, शॉपिंग भी करनी है, फिर हम थक भी जाते हैं बहुत जल्दी। तो जो हमारे घर के बड़े होते हैं ना, लकीली बड़ा अच्छा नसीब है हमारा कि हमारे पास उन तमाम लोग, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने लिए कहती हूँ कि पेरेंट्स आपके मौजूद हों, और उससे ज़्यादा बेहतरी आपकी उस कंडीशन में होती है जब आपके पास दादा दादी या नाना नानी जैसी नेमतें भी मौजूद होती हैं। ये रब की दी हुई एक नेमत है। आप उनके साथ कभी बैठें, वो आपको इतनी सारी कहानियाँ सुनाते हैं, इतनी मज़े की बातें बताते हैं। तो मेरी भी एक नानी ने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी। आज मैं बहुत सारी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो बड़ी अच्छी दोस्ती थी मेरी उनसे, तो मैं उनसे तकरीबन अपनी माँ से ज़्यादा बातें उनके साथ शेयर किया करती थी। तो उन्होंने मुझे एक दिन एक कहानी सुनाई। पता नहीं शायद उनको लगा कि मेरे दिल में कोई बात है जो मैं उनको नहीं बता रही या उनसे छुपा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई। वो कहानी क्या थी कि उन्होंने
एक वालिद और एक बेटे की कन्वर्सेशन मुझे बताई। उन्होंने कहा एक वालिद साहब ने अपने बेटे को बुलाया, वो बड़ा फर्माबरदार बेटा था अपना, और उनको बुला के अपने बेटे को वो ये कहते हैं कि बेटा आज के बाद तुम जो भी करोगे, जो भी तुम्हारे दिन की रूटीन होगी, तुम वो रात में मेरे साथ शेयर किया करोगे। मतलब पूरा दिन जब से तुम उठे हो और जिस वक्त तुम सोओगे उसके बीच जो जो तुमने किया, जिस शख्स से तुम मिले, जो काम तुमने किया, जो भी चीज़ है वो तमाम चीज़ें तुम अपने पास नोट कर लिया करना, लिख लिया करना, और उसके बाद जो है जब तुम रात में मुझसे मिलोगे, हमारी बैठक होगी, तो तुम जो है वो मुझे बताया करोगे। अच्छा जी, अब ये हो गई रूटीन शुरू। अब अगली जैसे ही सुबह हुई, अब वो बेटे ने जो है वो चीज़ें लिखना शुरू की। एक दिन गुजरा, उसने रात को आकर अपने वालिद साहब को बताया कि अब्बा जी जब मैं सुबह उठा तो मैंने ये किया। फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक हफ़्ता ऐसा हो गया, नॉर्मली तो फ़ौरन से चीज़ें होती हैं ना, 1-2 दिन तो हम बड़ा अवॉइड कर देते हैं, हम कहते हैं कि पता नहीं ऐसे ही हो रहा होगा, या अक्सर लोगों को गर्मी की वजह से जो है चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर ऐसा कोई है तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना टेस्ट कराना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही जिस तरह हम जब शुगर का शो करती हूँ मैं, तो मैं ये कहती हूँ कि लोग डर के हमारे शुगर का टेस्ट नहीं कराते कि कहीं पता ना चल जाए कि हम डायबिटिक पेशेंट हैं। इसी तरह कोई भी आपको सिम्टम फील हो, अपने मुंह में आपको लगता हो कि नहीं ये थोड़ी एबनॉर्मल सी एक्टिविटी हो रही है, तो खुदारा अपने लिए, अपने प्यारों के लिए टेस्ट कराएं, डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि जब देर हो जाती है तो फिर वक्त आपके हाथ से निकल जाता है और ये वक्त फिर नहीं आएगा। ये ज़रूर याद रखिएगा। आई होप आज के मेरे शो से बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी अवेयरनेस आप तक पहुंची हो, और मैं दुआ करती हूँ इस प्रोग्राम को एंड करने से पहले कि अल्लाह तौफीक दे मुझे और आपको कि हम इस तरह की चीज़ों से बच सकें। रब हमें बीमारियों से बचाए, हम एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजारते हुए इस दुनिया से रुखसत हों। डॉक्टर कैसर शुजात का बहुत शुक्रिया कि वो आए, अब्दुल गफ़ार साहब का बहुत शुक्रिया कि वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। अपना ख्याल रखिएगा, इन आदतों को छोड़ने की कोशिश कीजिए, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए और एक अच्छी और हेल्दी लाइफ गुजारिए। अल्लाह हाफ़िज़, सलाम पाकिस्तान।